सभी को नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी, माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्टिंग कमेटी के ऑनरेबल चेयरमैन रेस्पेक्टेड डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, प्रोफेसर श्रीधर जी, सचिव उच्च शिक्षा श्री अमित खरे जी, सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अनीता करवाल जी, विभिन्न सत्रों के हमारे माननीय अध्यक्ष तथा अतिथि वक्तागण, हमारे देश भर के विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपतिगण, विभिन्न संस्थानों के सम्मानीय निदेशकगण, महाविद्यालयों के माननीय प्राचार्यगण, हमारे देश भर के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, समस्त विद्वजन और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं प्रोफेसर डीपी सिंह, चेयरमैन यूजीसी, माननीय प्रधानमंत्री जी का इस सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनके प्रभावी एवं कुशल नेतृत्व में हमें यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राप्त हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी अहर्निश सेवा में है जिनका संकल्प है, जो बड़े सपने देखते हैं और हम सभी को उनको साकार करने हेतु प्रेरित भी करते हैं। उनका व्यक्तित्व दिव्यता और भव्यता का परिलक्षित करता है। उनके प्रभावी नेतृत्व में भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर है, आत्मनिर्भर भारत बनने की राह पर है। ऐसे संकल्पशील, दूरदर्शी, कर्मयोगी अपने प्रधानमंत्री जी का मैं मंत्रालय, यूजीसी, आप सभी की ओर से और पूरे शिक्षा जगत की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक का स्वागत करता हूं, जिनके प्रभावी मार्गदर्शन से पूरा शैक्षिक समुदाय लाभान्वित हो रहा है और शिक्षा जगत में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मैं माननीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी का स्वागत करता हूं, जो हम सबके लिए सदैव सरलता के साथ सुलभ रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सचिव उच्च शिक्षा श्री अमित खरे तथा सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अनीता करवाल जी का भी मैं स्वागत करता हूं। आज के सम्मेलन में प्रिंसटन यूएसए से प्रोफेसर मंजुल भार्गव जुड़े हुए हैं, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी और एनईपी के सदस्य रहे हैं, तथा उनके साथ बेंगलुरु से प्रोफेसर एम.के. श्रीधर और ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस सम्मेलन में हमारे हजारों कुलपति, निदेशकगण, प्राचार्यगण, शिक्षाविद और विद्यार्थी, स्टैट्यूटरी बॉडीज के तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समग्र शिक्षा नीति है, बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति है, जो कि 34 वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात हमें मिली है। यह नीति समग्र शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। मूल्यपरक शिक्षा, जीवन कौशल और बहुविषयक शिक्षा को महत्ता देने वाली है। यह शिक्षा नीति कौशल विकास और रोजगार परक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। यह शिक्षा नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नए भारत के निर्माण में तथा आत्मनिर्भर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह शिक्षा नीति जिम्मेदार भारतीय नागरिक विकसित करने के साथ साथ विश्व मानव, ग्लोबल सिटीजन तैयार करने का रास्ता भी साफ करेगी। आइए ऐसी शिक्षा नीति पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं सचिव उच्च शिक्षा आदरणीय श्री अमित खरे जी से निवेदन करता हूं कि वह एनईपी 2020 के हाइलाइट्स पर एक प्रस्तुतिकरण देकर इसे आगे बढ़ाएं। श्री अमित खरे जी। धन्यवाद प्रोफेसर डीपी सिंह जी, माननीय मंत्रीगण, डॉक्टर कस्तूरीरंगन जी एवं प्रारूपण समिति के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी नव प्रतिष्ठित कुलपति, निदेशक, प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के सभी विद्वजन।
We have a small presentation which may be put up. I will be speaking partly in Hindi and partly in English, so that those of our colleagues who have difficulty in understanding Hindi will also be able to watch it. अगर हम लोग शिक्षा नीति के उद्गम के बारे में सोचें तो भारत के इतिहास में, यानी स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से लेकर 3 बड़े बदलाव अभी तक आए हैं। कोठारी कमीशन, जिसके आलोक में नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन which came in 1968 based on the recommendations of Professor D.S. Kothari, a former chairman of University Grants Commission, a very well-known educationist. The second major change was in 1986 when the new policy, the National Policy on Education 1986, was declared. And the third big change has come now, a transformative change, which is the National Education Policy 2020. और जैसा डीपी सिंह साहब ने कहा, 34 सालों के बाद एक नई नीति आई और this is the first policy for the 21st century. It has great significance that it is the first policy which is for the 21st century. It has come after 34 years, and this is based on a report of the Dr. Kasturi Rangan Committee. While gratefully acknowledging their role, I would like to introduce the Honorable Chairman and members. Dr. Kasturi Rangan ji is with us. We just saw him on the screen. Dr. Manjul Bhargav is joining us from Princeton, and Dr. M.K. Sridhar is also with us. Other members, Dr. Vasudha Kamath, Dr. Ram Shankar Puli, Professor T.V. Katimani, Shri Krishna Mohan Tripathi, and Dr. Mazhar Asif. We will be inviting them in subsequent webinars. Let me clarify at this stage, this is the first webinar we are having. इसके बाद स्कूली शिक्षा के ओर से भी इस तरह के वेबिनार होंगे। अलग अलग राज्यों में जाकर भी हम इस तरह के वेबिनार कराएंगे और हमारे बाकी जो समिति के माननीय सदस्य हैं, डॉक्टर कामत और अन्य सदस्य, उनको भी हम बारी बारी से आमंत्रित करेंगे। आज डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनकी पूरी समिति के सदस्यों के प्रति मंत्रालय की ओर से, अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनका इस सम्मेलन में स्वागत करना चाहूँगा। एडीपी 2020 विश्व की सबसे बड़ी कंसल्टेशन प्रोसेस में से एक रही है। मोर देन 2.5 लाख ग्राम पंचायत, लोग कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए शिक्षाविद या अधिकारी या सरकारें नीति बनाती हैं। ये पहली नीति होगी जिसमें पंचायत से, राइट फ्रॉम द पंचायत लेवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल, everybody has been involved. The draft document, which was prepared by Dr. Kasturi Rangan and his team, was translated in 22 different languages. It was circulated all over the country. More than 2 lakh suggestions, comments had come, and based on that, we had dialogue with the honorable members of parliament. It was presented before the Parliamentary Standing Committee on HRD. It was also discussed in a special meeting of K. यानी व्यापक मंथन करके इस नई नीति को आपके समक्ष लाया गया है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता अगर मैं कहूँ तो यह है कि लोगों के एस्पिरेशन, जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे कुलपति हैं, सब अपनी एस्पिरेशन इस पॉलिसी में देख रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसी आप सब की है और आपके द्वारा ही बनाई गई है। कुछ जो बड़े रिफॉर्म्स इसमें हैं, मैं उन्हीं की ओर आपका इशारा करूंगा। 2035 तक हम प्रयास करेंगे कि GER वर्तमान 27% से बढ़कर 50% हो जाए और इसके लिए लगभग 3.5 करोड़
अतिरिक्त सीटें हमारे छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध होंगी। होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो अभी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इस तरह के नहीं हो करके ना केवल कोर्स मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, बल्कि इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान दिया गया है कि लोग साल भर के बाद बाहर भी जा सकते हैं, सबैटिकल लेकर के फिर वापस भी आ सकते हैं सिस्टम में। ये एक बड़ा ही क्रांतिकारी कदम होगा और इसके लिए क्रेडिट ट्रांसफर की व्यवस्था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इनकी भी व्यवस्था रखी गई है। और विश्वविद्यालयों को, और विशेष रूप से जैसे हमारे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IITs, IISc, इनको भी हम लोग और अधिक मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएंगे। वर्तमान में भी ये मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। उदाहरण के लिए IIT खड़गपुर तो अब मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान में भी ये मल्टी डिसिप्लिनरी की ओर काफ़ी हद तक है, लेकिन और इनको सशक्त किया जाएगा। हमारे 45,000 महाविद्यालय हैं, जिनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, लेकिन अधिकांश एफिलिएटेड कॉलेज हैं। और एफिलिएटेड कॉलेजेस को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने की व्यवस्था रखी गई है। समय समय पर एक्रेडिटेशन के आधार पर उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक, फाइनेंशियल, इन तीनों क्षेत्रों में ऑटोनॉमी दी जाएगी ताकि अपने पाठ्यक्रम डिजाइन कर सकें। एंड दे कैन हैव full freedom. Those who are in A+ category, they can have full freedom about even up to the level of degree granted. Those who are in A category, this will all be translated into action through the regulations made by the University Grants Commission or the subsequent body which is to be set up. But the important thing is that in 15 years' time, an attempt will be made to phase out the affiliation system. I know there are many challenges in it, and that is why we will be having these type of webinars right from now till September, October, so that the action plan or the implementation plan is very, very practical. हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के साथ चर्चा की है कि जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको इस प्रकार से लाया जाए कि हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उसके आधार पर बदले। We are not looking for disruptive changes, we are looking for gradual changes which can be easily accommodated by our system. वर्तमान में जो इंस्पेक्शन की व्यवस्था है उसकी जगह एक सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगी अप्रूवल्स के लिए। सिंगल रेगुलेटर का प्रावधान किया गया है, अलग अलग रेगुलेटर्स की जगह सिंगल रेगुलेटर रहेंगे। कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट, अर्थात जो हम लोगों ने डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये व्यवस्थाएं जो है, these are the type of administrative arrangements, but as far as education is concerned, that will have common standards. The governing bodies may differ from one university to another, the patterns may differ about governance, but the educational standards across the board will remain the same, and they will all be subject to the same standards as prescribed by the UGC or the subsequent body which is formed. कई लोग पूछ रहे हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके बारे में विस्तृत चर्चा मंत्रालय के अंदर माननीय मंत्री जी के साथ हो चुकी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी तैयार है और 6% की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कि GDP का 6% अभी 4.43 है। वी विल बी स्पेंडिंग 6% of GDP, and with the help of public-private partnerships and also with the help of state government, we will be able to achieve. In any case, many of the reforms in higher education are policy reforms and not financial reforms. कुछ और भी बड़ी बातें हैं रिसर्च में। on the pattern of NSA, we are having NRF, National Research Foundation. मैं बताना चाहूँगा कि इसका व्यापक स्कोप है, केवल साइंस ही नहीं, सोशल साइंस के लिए भी ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। इंटरनेशनलाइजेशन पर इतनी बड़ी पहल हुई है जो पहले कभी नहीं हुई कि हम देश को, भारत को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हब बनाएंगे।
इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनको एक किया जाएगा और यहाँ के अच्छे विश्वविद्यालय विदेश में जाके कैंपस खोल सकते हैं। विदेश के भी जो प्रथम 100 विश्वविद्यालय हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग अरेंजमेंट या अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं। We are also integrating vocational, teacher and professional education, and there is a concept of a 4-year B.Ed course or a teacher education course. Just like we are having integrated courses in law, we will also be having an integrated course in teacher education. The special education zone, particularly we will be having more webinars on the disadvantaged section. There are very specific provisions made in the policy for our disadvantaged sections of scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, the differently abled Divyangjan, and also for the regions which are educationally backward, who will be in the special education zone. The technology will be held through the National Technology Education Technology Forum will be formed, so that the public, private, higher education, school education, all that is supplemented through a AVPF. We are also focusing on the Indian languages, Indian knowledge systems, culture and values, the teaching of languages. There is a great focus on the Indian Institute of Translation and Interpretation, which will be a new institute altogether. लोक विद्या के बारे में तो अनेक संवाद हमारे पास आए हैं, इसका स्वागत करते हुए कि जो लोक कलाएं हैं, लोक विद्याएं हैं, उनको भी शिक्षा की व्यवस्था में हमने शामिल किया है। टेक्नोलॉजी के बारे में आपने स्वयं देखा, पॉलिसी आने के पहले ही चूंकि एक महामारी के कारण विशेष परिस्थिति बन गई थी, तो ड्यू टू पैंडेमिक वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग heavily on the technology, but there are further recommendations. Particularly I'll speak only on one, that is e-content will also be in regional languages. प्रारंभ में 8 भाषाओं में e-content की हम व्यवस्था रख रहे हैं और इससे अगर कहा जाए तो on one hand we will improve our access, on the other hand we will also have equity, those who are not able to participate in higher education for financial reasons or because of the difficulty in languages or for any other reason, we will also like to have equity in the participation. Policy is very clear on commercialization to be curbed. In fact, कुछ लोगों ने मैं कहूँगा अज्ञानता के कारण कई जगह लोग कह रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन होगा, लेकिन अगर पॉलिसी देखा जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कर्बिंग कमर्शलाइजेशन। ये चैप्टर 12 में है, कर्बिंग कमर्शलाइजेशन। स्पष्ट है कि प्राइवेट सेक्टर अगर भाग लेगा तो रीजनेबल सरप्लस जो उन्नी कृष्णन जजमेंट में है, ठीक वही लिखा हुआ है, रीजनेबल सरप्लस विल बी री इन्वेस्टेड इन द एजुकेशन सेक्टर। इसमें प्रॉफिटियरिंग का कोई स्कोप नहीं रखा गया है। फी रेगुलेशन को भी एक रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर में रखा गया है, एक रीजनेबल फीस ली जा सकती है। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हुए सभी 2200 भाषाओं में आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ये सबसे अच्छा 22 भाषाओं में धन्यवाद के बाद मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स करता हूँ श्री अमित खरे जी को उनके बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट respected Dr. K. Kasturirangan ji, a well-known space scientist and honorable chairman of the committee for draft NEP, to deliver his keynote address. Respected Dr. Kasturirangan ji. And to be a part of this eminent gathering with the Honorable Prime Minister. On behalf of the entire committee, and here I see Professor Sridhar, I would like to express our immense satisfaction that the final form of the policy reflects most of the recommendations, both in letter and spirit. The policy's focus on public good reflects the committee's constant analysis of inputs drawn from the public, from researchers and practitioners, and from numerous stakeholders. I would like to thank the Honorable Prime Minister for having personally reviewed the policy several times and for introducing innovations of his own, such as bagless days for students
encouraging them to make visits to factories and other facilities in their neighborhood, and for endorsing key recommendations in the policy, such as halting teacher transfers, a move that will help young children learn better through building relationships with their teachers. Today, I would like to take you all through some of the thinking that went into the formulating the policy. Our focus is captured well in one of the statements in our document, and I quote, providing universal access to quality education is the key to India's continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservation. I will focus mainly on higher education, that is the theme of this seminar. But first, I would say a few words about the school education, not only because it is intrinsically important, but because school plays a decisive role in sustaining the higher education system and lays the foundation for lifelong learning. The policy is informed by advances in developmental, cognitive, and educational psychology, which indicate that the expanded 5 plus 3 plus 3 plus 4 design is better suited to the child's learning trajectory from perceptual learning to conceptual learning to then on to prescriptive learning and abstraction. The schooling system thus reflects these natural developmental phases in essential to prepare students for higher education. A major policy shift in higher education is the emphasis on holistic and multidisciplinary education within a 4-year degree program. Our present undergraduate system seeks mastery in silos, and a short-sighted policy would simply have called for improving job readiness on day one. This policy recognizes that such an approach is dangerously out of step with a world that is rapidly changing. It recognizes that students must be given a much broader multidisciplinary foundation so that they can adopt and reinvent themselves as necessary over their entire working lives. The 4-year program will provide students with opportunity to explore their interests and develop a broad base. I want to stress the holistic aspect of undergraduate education, which aims to develop all capacities, not only intellectual, but aesthetic, social, physical, emotional, and moral capacities in an integrated manner. This policy takes the firm view that vocational education must be integrated within the undergraduate education. Not only is this consistent with the principles of holistic development, but it gives students an avenue into the world of work that will increasingly be important in the 21st century. I want to clearly emphasize this point because we tend to have a very narrow conception of vocational education, and we therefore undervalue it. With advances in technologies such as artificial intelligence and augmented reality, we really foresee an increasing number of hybrid jobs where a human's vocational skill will complement the capabilities of high-tech equipment. The higher education system is therefore necessary to prepare students for such jobs. There is a similarly compelling case for moving school teacher education to higher education. Not only does this immediately raise the stature of school teachers by placing their profession at par with other options for graduates, but it also recognizes that only the higher education system can provide school teachers with a knowledge base broad enough and deep enough to strengthen our schooling system.
The four-year system will also give all students the option to pursue the undergraduate research, and an honors degree will grant them direct access to PhD program. When it comes to research, India's low output of high quality research not only places us at a serious short-term disadvantage on strategic and economic fronts, but there is also a severe long-term risk because quality research is essential for quality education. The present fragmented system of small colleges cannot sustain quality teaching and research programs. Thus, the policy calls for an urgent consolidation of higher education institutions that focus on research and teaching, complemented by a system of degree-granting autonomous colleges that focus on providing high-quality education. The policy also highlights the critical need to better manage research at all levels: pure research, applied research, translational research, and research to address specific needs of industry and the nation. This management of research will be provided by the National Research Foundation, whose primary role will be to nurture a vibrant research ecosystem through adequate funding, mentoring, and careful monitoring, particularly focusing on university systems. The NRF will ensure that research proposals are selected purely based on merit by following a rigorous peer review process. In addition to funding projects of critical importance, such as mitigating the impact of climate change, NRF will support multidisciplinary research in areas of arts and humanities, social sciences, sciences and mathematics, engineering and technology, including educational technology. In fact, EdTech research must play a crucial role not only in achieving a higher gross enrollment ratio by improving access to quality higher education, but in improving the resilience of the entire educational system from disruptions such as the one we are facing today. In this regard, NRF will work closely with the National Educational Technology Forum. I may mention that NETF is an institutional mechanism that the policy has recommended to identify, review, advise, and create research programs to enable well thought out, scientifically sound steps in introducing technology into the educational system. Finally, I'd like to say a few words about the reformed regulatory structure of the higher education. These changes will ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard setting will be performed by independent and empowered bodies to minimize conflicts of interest and to create the necessary checks and balances in the system. This light but tight regulatory framework reflects one of the core principles of the policy: to improve our educational system. It is essential to specify clear goals and to ensure that the individuals are empowered to explore multiple ways to achieve these goals within a framework of accountability. The National Education Policy 2020 sets the direction in which the ship must sail. In the Honorable Prime Minister, we have a captain who will keep us sailing on course. It is now up to us, each of us, students, teachers, principals, vice chancellors, officials, and the public, to do our collective part in ensuring that India makes smooth and rapid progress as it re-establishes itself as a knowledge powerhouse. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। और इसके पश्चात मैं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री आदरणीय श्री संजय धोत्रे जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं।
सभी को नमस्कार। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और दृढ़ निश्चयी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जो अभी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे मार्गदर्शक और मेरे वरिष्ठ साथी एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार हुई, जिन्होंने अभी हमको मार्गदर्शन किया, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी, यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह जी, हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे जी, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन लिटरेसी अनीता करवाल जी, इस समय विशेष उपस्थित प्रोफेसर एम एल श्रीधर जी, श्री मंजुल भार्गव जी, इस वेबिनार में हमारे साथ जुड़े हुए विश्वविद्यालयों के शिक्षा संस्थाओं के वाइस चांसलर्स, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वरिष्ठ अधिकारी और प्यारे विद्यार्थियों और भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी जो निश्चय करते हैं, जो काम हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करते ही है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करूंगा और उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि जिनके नेतृत्व और दिशा निर्देश में आज देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिल गई है। 34 सालों के बाद 21वीं सदी में नए भारत की नींव रखने के लिए यह शिक्षा नीति आई है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की शुरुआत इस शिक्षा नीति से होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और इसका उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण। इस नीति की कक्षा वैश्विक है, परंतु आत्मा भारतीय है। अभी डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी ने बहुत ही कम शब्दों में इसका सार बताया और मैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी, उनके साथ में समिति के सभी सदस्य, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करके हमारे आने वाले कई पीढ़ियों के लिए सक्षम, उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए, हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए जो ये शिक्षा नीति तैयार की और उसके बाद में आदरणीय हमारे वरिष्ठ मंत्री निशंक जी के नेतृत्व में कई, यानी आपने इसमें बहुत मेहनत की और बाद में करीब करीब 1 साल तक इतना विचार विमर्श हुआ, करीब करीब 2.25 लाख से ज़्यादा सजेशंस हमको मिले। कई जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसदों से हम मिले और प्रधानमंत्री जी बार बार इसकी बैठकें बुलाते थे। तो इतना ये विचार मंथन करके एक, मुझे ऐसा लगता कि एक आदर्श शिक्षा नीति आपने तैयार की, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और वैसा तो आपने सब कुछ बताया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन फिर भी जो कुछ भी आपने मुझे सिखाया, आपका मार्गदर्शन मिला, हमारे वरिष्ठ मंत्री जी ने, उनका अनुभव है, तो मैं थोड़ा मेरा अनुभव भी आपको कथन करना चाहता हूँ। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महानुभाव बैठे हुए हैं, चाहे आईआईटी हो या कोई डिग्री कॉलेज। हमेशा सुनने में आ रहा था कि स्कूली शिक्षा पूरी करके जो छात्र कॉलेज में प्रवेश करते हैं, उनमें से कई छात्रों की गुणवत्ता स्तर यथा अपेक्षा नहीं होती। डिग्री लेने के बाद भी उस विषय का आवश्यक ज्ञान या लाइफ स्किल से कई छात्र जुड़ नहीं पाते, जबकि हर साल लाखों की संख्या में नए ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं। शिक्षा की सार्थकता तभी होगी जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो और जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहे उसका ज्ञान एवं स्किल उसके पास हो। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी तभी असरदार होगा। किसी पौधों को फल आएंगे या नहीं, यह वो पौधा बड़ा होने के बाद में तय नहीं होता। यह तय होता है उसका आरंभिक पोषण, उसका रखरखाव, उसके ऊपर कैसे संस्कार किए, उसको किस तरह से उसका हार्डनिंग किया गया, इसके ऊपर वो निर्भर होता है। शारीरिक तथा मानसिक विकास, उत्तम चारित्र, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्य संस्कार
कोऑपरेटिव स्पिरिट, साइंटिफिक टेम्परमेंट आदि मूल्यों का स्वीकार भी इसी उम्र में आसानी से होता है। शिक्षा नीति ने इस अहम बात को ध्यान में रखकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को बढ़ावा दिया है। बच्चों की फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरसी को मजबूत बनाने के लिए इसमें प्रावधान है। ऐसे कई प्रावधान हैं जिससे मजबूत स्कूली शिक्षा का लाभ सीधे उच्च शिक्षा व्यवस्था को सक्षम बनाने में होगा। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इज एसेंशियली एंड inherently linked to strong foundation of school education. This policy has broken many silos and watertight compartments that had existed in our education system. There is no distinction now between academic and co-curricular or extracurricular. School students will have exposure to academics, sports, arts, music, vocational studies, to ensure their all-round development. This approach will continue in higher education as well, and many such transformational and non-incremental reforms have been attempted through this policy. Consolidation of higher education, multidisciplinary approach, credit system, integration of vocational training with mainstream education, focus on quality, equity and inclusiveness, light but tight regulation are many such transformational aspects of this policy with unwavered focus on top class quality education. डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का जो अनुभव है, उनकी टीम ने इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पे ले जाने वाली शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया। उनका और उनकी टीम का मैं फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। हमारा मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के नेतृत्व में इस मसौदे पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई, जिसका अभी मैंने उल्लेख किया। विचारों के इन अनन्य साधारण मंथन के पश्चात यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमृत कलश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस राष्ट्र को प्राप्त हुआ। इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन में उनकी आत्मा, उसका स्पिरिट और उद्देश्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि हमारे देश की उज्जवल भविष्य की नींव अब रखने जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी एजुकेशन लीडर्स से मेरा अनुरोध है कि इस नीति का इम्प्लीमेंटेशन आप एक लीडर की तरह करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शहरों तक की सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, खेती से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्पेस रिसर्च तक हम हर क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। टीचिंग और रिसर्च के साथ कम्युनिटी एंगेजमेंट पर बल देना होगा। हमारे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं के उत्तर भी इसी उच्च शिक्षा व्यवस्था से ढूंढने होंगे और इसके लिए वेल ट्रेंड और कमिटेड टीचर को भागीदार बनाना होगा। केवल करियर ओरिएंटेड युवकों को तैयार करना ऐसा सीमित उद्देश्य इस पॉलिसी का नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए हमारे ट्रस्टेड पार्टनर तैयार करना, जिनको हम विश्वासु भागीदार कह सकते, ये भी एक उद्देश्य है। इन्हीं युवा में से कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई साहित्यिक, कोई सोशल साइंटिस्ट, कोई स्कूल टीचर या प्राध्यापक बनेगा। कोई खुद की इंडस्ट्री चलाएगा तो कोई खुद अपना बिजनेस शुरू करेगा, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा या कोई लोक प्रतिनिधि बनेगा। काम और भूमिका भले ही अलग अलग हो, परंतु सबका अंतिम ध्येय होगा भारत को विकास के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचाना, और वो भी हमारे भारतीय एवं संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत और उन्नत भारत का रास्ता इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से गुजरेगा। हमारी अपनी ज्ञान परंपरा, हमारी विरासत को सुरक्षित रखते हुए दुनिया को भी इसका लाभ पहुंचाना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मा भारत, श्रेष्ठ भारत, समर्थ भारत का सपना देखा है, उसे साकार करने के लिए हमें कटिबद्ध होना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम सब को जो आत्मविश्वास और आत्मभान दिया है, उसे साथ में लेकर ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत
साक्षात उतरेगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। और अब मैं अपने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक को उनके उद्बोधन के लिए विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं, और इस उल्लेख के साथ कि आपने वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान उनका एक अलग रूप देखा है, वह है विशेष सक्रियता का, धैर्यशील और आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्तित्व और नेतृत्व का। ऐसे माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं उनके उद्बोधन के लिए। मेरे सहयोगी श्री संजय धोत्रे जी, परम श्रद्धेय पद्म विभूषण के कस्तूरी रंगन जी, भाई श्रीधर जी, मंजुल भार्गव जी, हमारे उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे जी, स्कूली शिक्षा सचिव अनीता जी और यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह जी, पूरे देश के कोने कोने से 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण, सभी संकायगण, हमारे देश के लगभग 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपल और अध्यापकगण, और राष्ट्रीय महत्व के 150 से भी अधिक संस्थानों के अध्यक्ष, निदेशक और महानिदेशकगण, सभी छात्र छात्राओं, आज हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सोचता हूं कि जो अभी कस्तूरी रंगन जी ने हमको संक्षिप्त लेकिन व्यापक तरीके से इस सूत्र रूप में इस नई शिक्षा नीति को, इसके अमृत को हमको बताया है, और हमारे राज्य मंत्री जी और हमारे सचिव ने जिन बिंदुओं को कहा और हमारे यूजीसी के चेयरमैन ने जिन विषयों को कहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस देश जो विश्व गुरु देश रहा है और जिसके बारे में हमेशा एतद्देश प्रसूतस्य सदग्र जन्मनः स्वम स्वम चरितम शिक्षण पृथ्व्याम सर्वमानवा, जहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जहाँ पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हों, और आज यही वो देश है जब आप अपने देश की, भारत की अपनी शिक्षा नीति होगी। कस्तूरी रंगन जी, आपकी कमेटी को आपको मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूं। आपको ये देश बहुत याद करेगा सदियों तक, क्योंकि बहुत बड़े नवाचार के साथ विश्व का शायद इससे बड़ा कभी नवाचार नहीं हुआ होगा, जहां 2 लाख से भी अधिक ग्राम सभाओं तक हम गए हैं, जहां 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से हमने संवाद किया है, जहां विश्वविद्यालय से लेकर के महाविद्यालय तक, विशेषज्ञों से लेकर शिक्षाविदों तक, एनजीओ से लेकर के और वैज्ञानिकों तक, कौन सा क्षेत्र ऐसा छोड़ा, और जनप्रतिनिधि हों चाहे देश के सभी शिक्षा मंत्रीगण हों, एक बार नहीं तो अनेकों बार व्यापक विचार और विमर्श हर स्तर पर हर प्रकार का जो हुआ है, और उसके बाद भी पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं, और उन भी एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद जो ये अमृत निकला है, ये अमृत आज आपके सामने है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ सारे लोगों को। एक नए इतिहास के हम साक्षी बन रहे हैं, जितने भी लोग इस शिक्षा नीति से जुड़े रहे हैं और जो जुड़ रहे हैं, और जिनके हाथों में आकर के इसको क्रियान्वयन होना है, वो निश्चित रूप में इतिहास के गवाह बन करके इस गौरव को महसूस करेंगे। सभी भाई और बहनों से मैं समझता हूं कि बहुत व्यापक तरीके से सारे बिंदु आ गए, लेकिन मैं बस इतना निवेदन करना चाहता हूं, पूरा मैदान हमारे सामने खाली है। इस पूरे मैदान में हम कितना तेज भागना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हम शुरू से कर रहे हैं। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हम स्पार्क के रूप में पहले से कर रहे हैं। दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्पार्क के साथ साथ स्ट्राइड अंतर विषय शोधों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्स विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं, इम्प्रिंट है, इम्प्रेस है। हम लोग ज्ञान और ज्ञान प्लस के तहत जहां बाहर से हमारी फैकल्टी आ रहे हैं, वहां ज्ञान प्लस में हमारी फैकल्टी भी अब बाहर जाएंगी। और इतना ही नहीं तो NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के तहत जो आगे शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में हमने पूरी दुनिया के शिखर पर पहुंचना है, ऐसे हम लोग
लगातार जो हम लोग कर रहे हैं और जो इस शिक्षा नीति के साथ तेजी से भगाने का हमारा जो मैदान हमको मिला हुआ है, मैं सोचता हूं कि आसियान देशों के 1000 से भी अधिक शोध छात्र आज हमारे IITs में शोध और अनुसंधान के लिए आए हैं। और स्टडी इन इंडिया और स्टे इन इंडिया का जो हमने अभियान लिया है, क्योंकि हमारी ये संस्थाएं सबल हैं, सशक्त हैं, और अब ये नई शिक्षा नीति में जिस तरीके से व्यापक सुधार हुए हैं, उसमें अब हमारे बच्चे जो लगभग 7.5 से 8 लाख बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, हम सामर्थ्य के साथ, भरोसे के साथ उनको रोक पाने में सफल होंगे, क्योंकि ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो व्यापक तरीके से व्यापक सुधारों को लेकर के और एक नई छलांग मारने के लिए हर क्षेत्र में, हर दिशा में, हर बिंदु को लेकर के और बहुत दूर तक जाने के, जमीन पर खड़े होकर के, ये पूरी दुनिया में जहां सबसे बड़ा व्यभिचार की शिक्षा नीति है, वही मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया की सबसे सदी की सबसे सुंदरतम शिक्षा नीति है, क्योंकि ये मूल्यपरक शिक्षा अपने जीवन मूल्यों पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में पूरे विश्व के शिखर तक पहुंचती है। ऐसी खूबसूरत शिक्षा के जो आप जितने भी लोग उससे जुड़े हैं, कस्तूरी रंगन जी, इतनी खूबसूरत शिक्षा नीति आपने बनाई है कि आज पूरा देश उत्सव मना रहा है, उल्लास और उमंग से भरा है कि पहली बार ऐसी शिक्षा नीति उनकी अपनी आ रही है, जब उनको भरोसा होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत के निर्माण का जो सपना है, वो निश्चित उस सपने को ये शिक्षा नीति पूरा कर सकेगी। स्टडी इन इंडिया के तहत बहुत तेजी से हम लोग बाहर के लोगों को, बाहर के छात्रों को भी आकर्षित करने में हम सफल हो रहे हैं। और मैं ये समझता हूं अभी जो हमने IOE जो संस्थान बनाए हैं, उनको और संख्या हमको बढ़ाना है, हमको अपनी उत्कृष्टता। और मुझे लगता है कि जितना मैंने देखा है, मेरे चाहे IIT हैं, IIIT हैं, IISER हैं, NITs हैं, हमारे SPA हैं, तमाम विश्वविद्यालय हैं और तमाम राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जब मैं उन संस्थानों का दर्शन करता हूं तो मुझे आत्मभरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्मभरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास मना रहे, ये हमारी जो नई शिक्षा नीति आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। और इससे जुड़ी जो इसकी जड़ें हैं, वो पुनः जो सदियों की गुलामी के बाद जो जड़ें हमारी हमको हमारी जड़ों से हटाया गया था, काटा गया था, वो जड़ें सिंचित होंगी। और जो हमारा ध्येय है, जो हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, योग, आयुर्वेद सहित वैज्ञानिक विधाओं से जुड़े हमारा समृद्ध इतिहास है, वो वैश्विक प्रभाव में बदलाव लाने के लिए ये NEP एक आधारशिला का काम करेगी, जो गुणवत्ता के साथ व्यापक रूप में उत्कृष्टता को लेकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी दुनिया के शिखर तक पहुंचाएगी। क्योंकि अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमको हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं, हम लगातार संवाद कर रहे हैं। नहीं तो अपनी सभी संस्थाओं को आप योद्धा के रूप में आपने काम किया है। मैं जान सकता हूं, मैं महसूस करता हूं कि जब कोविड की महामारी थी, तब आपने जिस तरीके से उस चुनौती का मुकाबला किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो लगातार कहते हैं कि जब बड़ी चुनौती होती है तो उतनी बड़ी सफलता भी मिलती है, यदि उस चुनौती का ठीक ठीक से मुकाबला किया गया। और मुझे गर्व होता है कि मेरे सारे शिक्षण संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया, योद्धा बनकर के फ्रंट लाइन पर खड़े होकर के जिस तरीके से काम किया। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं, आपका सबका स्वागत करता हूं। आज दिन भर हम व्यापक परामर्श करने वाले हैं, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय में, अलग अलग विषयों को लेकर के, और पूरे दिन भर जो हम काम करेंगे उसके लिए जो अंत में शाम को भी हम फिर एक बार मिलने वाले हैं। लेकिन कस्तूरी रंगन जी, एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से
मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपकी कमेटी का अभिनंदन करता हूं, और आज जो प्रधानमंत्री जी से हजारों देश और विदेश से जुड़े हैं, मैं सब आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Prime Minister will be giving his address shortly, and for information of all those who are with us, this is a live telecast which is going across India. ये पूरे देश में प्रसारित हो रहा है ताकि हर व्यक्ति को इसकी जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री जी की क्या सोच है शिक्षा के प्रति, इसकी जानकारी मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के जस्ट पहले माननीय मंत्री जी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद अनुरोध करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना उद्बोधन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन में आज आपके स्वागत के लिए देश के कोने कोने से 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अध्यापकगण, 45,000 से भी अधिक महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यगण और अध्यापकगण और 150 से भी अधिक राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के अध्यक्ष, निदेशक और महानिदेशक गण सहित देश और विदेश के प्रमुख शिक्षाविद आज आपके सामने आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करने के लिए दूर दूर से जुड़े हैं। कस्तूरी रंगन जी स्वयं और अपनी कमेटी के तमाम सदस्यों के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं और इसलिए मैं कस्तूरी रंगन जी का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, पद्म भूषण कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो ये NEP की कमेटी है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार के रूप में मुझे लगता है कि होगी, जिसमें 2 लाख से अधिक ग्राम समितियों के साथ 1000 से अधिक विश्वविद्यालय, 33 करोड़ छात्र छात्राओं के अभिभावकों से परामर्श, सारे अध्यापकगण, विशेषज्ञगण, सभी NGO, जनप्रतिनिधिगण, देश भर के सभी शिक्षा मंत्रियों से एक बार नहीं बल्कि कई बार, देश के मुख्यमंत्रियों से तमाम समय समय पर संवाद और जनप्रतिनिधि से लेकर के जो पब्लिक डोमेन में डालने के बाद 2.25 लाख से भी अधिक जो सुझाव आए हैं, उसके व्यापक विश्लेषण के बाद जो ये अमृत निकल करके प्रधानमंत्री जी ये हमारे सामने आया है, मैं ये समझता हूं कि जो आपके नए भारत के निर्माण का प्रधानमंत्री जी संकल्प रहा है, ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो और एक भारत हो, और जिसका रास्ता आपने प्रधानमंत्री जी का हमको दिया है कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंड अप, इस रास्ते से भी हो करके आपने जो एक और मंत्र सूत्र दिया कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के उन नीति पर, वो आपके विजन पर प्रधानमंत्री जी ये जो नई शिक्षा नीति आई है वो यूनेस्को के उस लक्ष्य को, जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का उसका लक्ष्य है, उसको भी केंद्रित करती है, उसको भी, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने की इसमें क्षमता है। प्रधानमंत्री जी, आपने हमेशा कहा है कि ये 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और जो प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि कितनी बार एक एक शब्द इस नई शिक्षा नीति का आपसे होकर के गुजरा है, बार बार आपका मार्गदर्शन जो हमको मिला है, और मैं समझ सकता हूं कितनी संवेदनशीलता से प्रधानमंत्री जी आप कितने चिंतित थे इस नई शिक्षा नीति को लाने के लिए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सहित बार आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके मानवता के व्यापक विजन के साथ मानवीय मूल्यों के आधार पर समावेशी और सार्वभौमिकता लिए उत्कृष्टता और गुणवत्ता से ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के साथ उदारवादी और विश्व प्रतिस्पर्धी रूप में भारत नॉलेज वेस्ट सुपर पावर बनाने के लिए, आपके श्रेष्ठ भारत के संकल्प को धरती पर क्रियान्वित करने के लिए आज ये देश भर का शिक्षा परिवार प्रधानमंत्री जी एकत्रित हुआ है। हम आपको भरोसा दिलाने के लिए दूर दूर से आपके साथ जुड़े हैं। मैं बहुत विनम्रता से आपको निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करें, आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। प्रधानमंत्री जी।
नमस्कार। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम, इस सम्मेलन में भाग ले रहे वाइस चांसलर्स, अन्य सभी शिक्षाविद, सभी महानुभाव, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आज का ये इवेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कॉन्क्लेव से भारत के एजुकेशन वर्ल्ड को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी, फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। साथियों, 3-4 साल के व्यापक विचार विमर्श के बाद लाखों सुझावों पर लंबे मंथन के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज देश भर में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने व्यूज दे रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रिव्यू कर रहे हैं। ये एक हेल्दी डिबेट है। ये जितनी ज्यादा होगी, उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। ये भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का बायस है या किसी एक तरफा कोई झुकाव है। ये एक इंडिकेटर भी है कि लोग बरसों से चली आ रही एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव चाहते थे, वो उन्हें देखने को मिले हैं। वैसे कुछ लोगों के मन में ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि इतना बड़ा रिफॉर्म कागज पर तो कर दिया, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा? यानी अब सबकी निगाहें इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है। इस चैलेंज को देखते हुए व्यवस्थाओं को बनाने में जहां कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो हमें सबको मिलकर के करना है और करना ही है। आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में और उस काम में सीधे तौर पर जुड़े हैं, और इसलिए आप सबकी भूमिका बहुत ज्यादा है, बहुत अहम है। जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है, मैं पूरी तरह कमिटेड हूं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। साथियों, हर देश
अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपनी नेशनल वैल्यूज के साथ जोड़ते हुए अपने नेशनल गोल्स के अनुसार रिफॉर्म्स करते हुए आगे बढ़ता है। मकसद ये होता है कि देश का एजुकेशन सिस्टम अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को फ्यूचर रेडी रखे, फ्यूचर रेडी करें। भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की नए भारत की फाउंडेशन तैयार करने वाली है। 21वीं सदी के भारत को हमारे युवाओं और हमारे युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है, जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। साथियों, आज गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि भी है। वो कहते थे, उच्चतम शिक्षा वो है जो हमें सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन को समस्त अस्तित्व के साथ सद्भाव में लाती है। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बृहद लक्ष्य इसी से जुड़ा है। इसके लिए टुकड़ों में सोचने के बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत थी, जिसको सामने रखने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सफल रही है। साथियों, आज जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति
मूर्त रूप ले चुकी है। तो मैं उस समय और सवालों की भी चर्चा आपसे करना चाहता हूं जो हमारे सामने शुरुआती दिनों में आए थे। उस समय जो दो सबसे बड़े सवाल थे वो यही थे कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्रिएटिव, क्यूरियोसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए मोटिवेट करती है। आप लोग इस क्षेत्र में इतने वर्षों से हैं, आपने अपना जीवन शिक्षा के लिए खपा दिया है, समर्पित किया है। आप लोग इसका जवाब बेहतर जानते हैं। साथियों, हमारे सामने दूसरा सवाल था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को एम्पावर करती है, देश में एक एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माण में मदद करती है। आप सब इन सवालों से भी परिचित हैं और जवाबों से भी भली भांति परिचित हैं। साथियों, आज मुझे संतोष है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाते समय इन सवालों पर गंभीरता से काम किया गया। साथियों, बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब 5+3+3+4 करिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। साथियों, इस बात में कोई विवाद नहीं है कि बच्चों के घर की बोली और स्कूल में पढ़ाई की भाषा एक ही होने से बच्चों के सीखने की गति बेहतर होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से जहां तक संभव हो 5th क्लास तक बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाने पर सहमति दी गई है। इससे बच्चों को और बच्चों की नींव तो मजबूत होगी ही, उनके आगे की पढ़ाई के लिए भी उनका बेस और मजबूत होगा। साथियों, अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें व्हाट टू थिंक, मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, व्हाट टू थिंक पर फोकस रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में हाउ टू थिंक उस पर बल दिया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर में हम
और ये दौर ऐसा है जहां इंफॉर्मेशन और कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एक प्रकार से बाढ़ आई हुई है। हर प्रकार की जानकारी आपके मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। जरूरी ये है कि कौन सी जानकारी हासिल करनी है, क्या पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखकर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है कि जो पढ़ाई के लिए लंबा चौड़ा सिलेबस होता है, ढेर सारी किताबें होती हैं, उसकी अनिवार्यता को कम किया जाए। अब कोशिश ये है कि बच्चों को सीखने के लिए इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड तरीकों पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी और उनके क्लास में उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। साथियों, हर विद्यार्थी को, स्टूडेंट को यह अवसर मिलना ही चाहिए कि वो अपने पैशन को फॉलो करे। वो अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी डिग्री या कोई कोर्स को फॉलो कर सके और अगर उसका मन करे तो वो छोड़ भी सके। अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोर्स करने के बाद स्टूडेंट जब जॉब के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जो उसने पढ़ा है वो जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। कई स्टूडेंट को अलग अलग वजहों के से बीच में ही कोर्स छोड़कर जॉब करनी पड़ती है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स की जरूरतों का ख्याल रखते हुए मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है। अब स्टूडेंट वापस अपने कोर्स से जुड़कर अपनी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकता है, लर्न कर सकता है। इसका एक और एस्पेक्ट है, जब स्टूडेंट्स को यह भी स्वतंत्रता होगी कि अगर वो कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके लिए वो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को स्ट्रीम से मुक्त कर दें, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट क्रेडिट बैंक के पीछे यही एक बहुत लंबे दूर की सोच के साथ हम आगे आए हैं। हम उस एरा की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कोई व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रोफेशन में ही नहीं टिका रहेगा। बदलाव निश्चित है, मान के चलिए, और इसके लिए उसे निरंतर खुद को रीस्किल और अपस्किल करते रहना ही होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका भी बारीकी से ध्यान रखा गया है। साथियों, किसी भी देश के विकास में एक बड़ी भूमिका रहती है समाज के हर तबके की गरिमा, उसकी डिग्निटी। समाज का कोई व्यक्ति कोई भी काम करता हो, कोई निम्न नहीं होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसे सांस्कृतिक से समृद्ध रहे देश में ये बुराई कहां से आई? ऊंच नीच का भाव,
मेहनत मजदूरी करने वालों के प्रति हीन भाव, इस प्रकार की विकृति हमारे अंदर कैसे घर कर गई, इसकी एक बड़ी वजह रही है कि हमारी एजुकेशन का समाज के इस तबके के साथ एक डिस्कनेक्ट रहा। जब गांवों में जाएंगे, किसान को, श्रमिकों को, मजदूरों को काम करते देखेंगे, तभी तो उनके बारे में जान पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे वो कितना बड़ा योगदान कर रहे हैं। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो कैसे अपना जीवन खपा रहे हैं। उनके श्रम का सम्मान करना हमारी पीढ़ी को, वर्तमान को, भावी पीढ़ी को सीखना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्टूडेंट एजुकेशन और डिग्निटी ऑफ लेबर, उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। साथियों, 21वीं सदी के भारत से पूरी दुनिया को बहुत अपेक्षाएं हैं। भारत का सामर्थ्य है कि वो टैलेंट और टेक्नोलॉजी का समाधान पूरी दुनिया को दे सकता है। हमारी इस जिम्मेदारी को भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी एड्रेस करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी समाधान सुझाए गए हैं, उससे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के प्रति एक माइंडसेट विकसित करने की भावना भी है। अब टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम खर्च में समाज के आखिरी छोर पर खड़े स्टूडेंट तक पहुंचने का माध्यम दिया है। हमें इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से टेक्नोलॉजी आधारित बेहतर कंटेंट और कोर्स के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी। बेसिक कंप्यूटिंग पर बल हो, कोडिंग पर फोकस हो, या फिर रिसर्च पर ज्यादा जोर, ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरे समाज की अप्रोच को बदलने का माध्यम बन सकता है। वर्चुअल लैब जैसे कंसेप्ट ऐसे लाखों साथियों तक बेहतर शिक्षा के सपने को ले जाने वाला है, जो पहले से ही सब्जेक्ट्स पढ़ ही नहीं पाते थे, जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट जरूरी हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में रिसर्च और एजुकेशन के गैप को खत्म करने में भी अहम भूमिका निभाने वाली है। साथियों, जब इंस्टीट्यूशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट होंगे, तभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक प्रभावी और त्वरित गति से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। आज समय की मांग है तो इनोवेशन और एडॉप्शन की जो वैल्यूज हम समाज में निर्मित करना चाहते हैं, वो खुद हमारे देश के इंस्टीट्यूशन से शुरू होनी चाहिए, और जिसका नेतृत्व आप सबके पास है। जब हम एजुकेशन और विशेष हायर एजुकेशन को एम्पावर्ड सोसाइटी के निर्माता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी एम्पावर करना जरूरी है। और मैं जानता हूं, जैसे ही इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने की बात आती है, तो उसके साथ ही एक और शब्द चला आता है, और वो शब्द आप बड़ी बात ही जानते हैं। वो शब्द क्या है? ऑटोनॉमी।
ऑटोनॉमी। आप भी जानते हैं कि ऑटोनॉमी को लेकर हमारे यहाँ दो तरह के मत पूरे देश में प्रवर्तमान है। एक कहता है कि सब कुछ सरकारी नियंत्रण से पूरी सख्ती से चलना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि सभी संस्थानों को बाय डिफॉल्ट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। पहली अप्रोच में नॉन गवर्नमेंट संस्थानों के प्रति मिसट्रस्ट दिखता है, तो दूसरी अप्रोच में ऑटोनॉमी को एंटाइटलमेंट के रूप में भी ट्रीट किया जाता है। गुड क्वालिटी एजुकेशन का रास्ता इन दोनों के बीच में से ही निकलता है, दोनों मतों के मध्य से ही निकलता है। जो संस्थान क्वालिटी एजुकेशन के लिए ज्यादा काम करे, उसको ज्यादा फ्रीडम से रिवॉर्ड किया जाना चाहिए। इससे क्वालिटी को एनकरेजमेंट मिलेगा और सबको ग्रो करने के लिए इंसेंटिव भी मिलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से पहले हाल के वर्षों में आपने भी देखा है कि कैसे हमारी सरकार ने अनेकों इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनॉमी देने की पहल की है। मुझे उम्मीद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जैसे जैसे विस्तार होगा, शिक्षा संस्थानों को ऑटोनॉमी की प्रक्रिया भी और तेज होगी। साथियों, देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग्स विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज। Enlightened human beings can be created by teachers. वाकई शिक्षा व्यवस्था में बदलाव देश को अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे प्रोफेशनल्स और उत्तम नागरिक देने का बहुत बड़ा माध्यम आप सभी हैं। आप सभी टीचर्स ही हैं, प्रोफेसर्स ही हैं। शिक्षा जगत से जुड़े आप ही लोग इस काम को करते हैं और कर सकते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिग्निटी ऑफ टीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। एक प्रयास ये भी है कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही रहकर आने वाली पीढ़ियों का विकास करे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर है। वो अपनी स्किल्स लगातार अपडेट करते रहें, इस पर बहुत जोर है। आई बिलीव व्हेन अ टीचर लर्न्स, a nation leads। साथियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए हम सभी को एक साथ संकल्पबद्ध होकर काम करना है। यहां से यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल एजुकेशन बोर्ड्स, अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद और समन्वय का नया दौर शुरू होने वाला है। आप सभी साथी, क्योंकि हायर एजुकेशन के सबसे शीर्ष संस्थानों के शीर्ष में है, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगातार वेबिनार करते रहिए, डिस्कशंस करते रहिए, नीति के लिए रणनीति बनाइए,
रणनीति को लागू करने के लिए रोड मैप बनाइए, रोड मैप के साथ टाइमलाइन जोड़िए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इस सबको जोड़ने की योजना बनाइए। और ये सारा चीजें नई नीति के प्रकाश में आप ही को करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ सर्कुलर जारी करके, नोटिफाई करके इंप्लीमेंट नहीं हो सकती है। इसके लिए मन बनाना होगा। आप सभी को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी। भारत के वर्तमान और भविष्य को बनाने के लिए, आपके लिए, हम सबके लिए ये एक महायज्ञ है। 21वीं सदी में मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमें अवसर है। हमारे इन प्रयासों से पूरी शताब्दी को एक दिशा मिलने वाली है। और इसमें इस गौरवपूर्ण अध्याय में जुड़ने के लिए मैं आपको निमंत्रित देता हूं। इसमें आपका योगदान बहुत आवश्यक है। इस कॉन्क्लेव को देख रहे, सुन रहे प्रत्येक का योगदान आवश्यक है। मुझे विश्वास है इस कॉन्क्लेव में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेकर बेहतर सुझाव, बेहतर समाधान निकल करके आएंगे। और मैं विशेष रूप से आज जब मुझे अवसर मिला है तो सार्वजनिक रूप से डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा काम था। बहुत लोगों के सुझाव थे, बहुत अपेक्षाएं थी, और फुल स्टॉप कॉमा भी उधर उधर हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। और इसलिए कस्तूरी रंगन जी और उनकी टीम ने कितनी बारीकी से एक तपस्या की तरह इस काम को किया होगा, तब जाकर के संपूर्णतः विवादों से मुक्त, विश्वास से भरी हुई, सपनों को संवारने वाली, संकल्प को ताकत देने वाली और सिद्धि में अटूट श्रद्धा के साथ ये नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। मुझे विश्वास है कि देश के भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, वर्तमान पीढ़ी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत काम आएगी। मैं फिर एक बार शिक्षा जगत के आप सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू। Friends, we just heard the Honorable Prime Minister of India. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में जो कहा, नीति के लिए रणनीति, नीति के लिए रणनीति, रणनीति के लिए रोड मैप, रोड मैप के लिए रिसोर्सेज, दैट इज strategy for implementing the policy, roadmap for that strategy, and then mapping the resources, requirements, changes which are required. So the implementation plan should be ready, and that implementation plan will come through these webinars. ये जो हमारे वेबिनार आज से प्रारंभ हुए हैं, जिनका अभी उद्घाटन भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मैं आशा रखता हूं कि इसी प्रकार के वेबिनार यूजीसी, एआईसीटी के माध्यम से, और मंत्री जी के अनुमति से मेरा एक सुझाव भी होगा कि हर राज्य में एक विश्वविद्यालय या एक आईआईटी किसी को हम लोग लीड बना दें, और वो फिर अपने आसपास के सभी विश्वविद्यालयों के लिए इस प्रकार के वेबिनार आयोजित करें। तो केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं रह करके we will have a decentralized system where every state will be having this type of webinars, and we will have
by the end of September a complete roadmap, as the Honorable Prime Minister said, the strategy, roadmap for that strategy, resources for that roadmap. तो ये हम लोग बनाने में सफल होंगे। हमारा अगला सत्र 12 बजे से प्रारंभ होने वाला है, लेकिन उसके पहले मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि पूरी बातें शायद उस समय नहीं हो पाई थी। मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद डीपी सिंह जी आप अनाउंसमेंट जो है वो कर दीजिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन मिला। कस्तूरी रंगन जी काफ़ी भावुक हो गए थे। मैं समझ सकता हूं कि उनका बहुत कोमल मन है और वो देश के एक शीर्ष वैज्ञानिक ही नहीं ही एक बहुत उत्कृष्ट कोटि के इंसान भी हैं, संवेदनशीलता लिए हुए। तो एक बार फिर हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज जो लोग भी प्रधानमंत्री से हम सब लोग जुड़े हुए हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के योद्धा हैं, मार्गदर्शक हैं, आगे लीडर हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने हमसे अपेक्षा की है, सच है कि वो हमसे ही हो करके नीचे तक गुजर रहे हैं इन सब चीज़ें। तो मैं एक बार फिर हम क्योंकि लगातार मिलते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, लेकिन इसको कितनी तेजी से हम लोग नीचे लेकर के जा सकते हैं। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज से इसको मिशन मोड में हम लोग लें। हम लोग आज ही जब ये वेबिनार शाम को समाप्त होगा, उसके बाद आज से ही हर विश्वविद्यालय, हर संस्थान अपना नीचे तक जाने का रोड मैप बनाएगा और उसको कैसे करके क्रियान्वित करना है। मैं ये भी चाहूँगा कि यदि आपके मन में कोई सुझाव होंगे ऐसे, ताकि हम लोग जो, क्योंकि नई शिक्षा नीति का सारा अब नीति आपके हाथ में है, उसको किस रूप में और खूबसूरत तरीके से कम समय में हम लागू कर सकते हैं। तो जो भी आपके सुझाव आएंगे, हम लोग मिलकर के आपके साथ इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम लोग एक परिवार के रूप में एक मिशन भाव से हम सब लोग किस तरीके से, क्योंकि ये 33-34 वर्षों बाद नहीं, देश की आज़ादी के बाद, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद जो अपने देश की ये शिक्षा नीति आई है, वो हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोगों से होकर के वो धरती पर क्रियान्वित होगी। ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला है और इसके साक्षी नहीं बनेंगे, बल्कि प्रत्यक्ष हम इसमें क्रियान्वयन के एक मार्गदर्शक के रूप में हमको भावी पीढ़ी भी याद करे कि हाँ, किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया गया। मैं एक बार फिर हृदय की गहराइयों से पूरे देश और दुनिया से जुड़े हमारे सभी साथियों का, शिक्षाविदों का, छात्रों का, अभिभावकों का, अध्यापक गण का, कुलपति गण का, निदेशक, महानिदेशक और चेयरमैन गण का, समिति के सभी सदस्यों का, और अमेरिका से जुड़े हमारे साथ मंजुल भार्गव, जिनको लगातार वो यहाँ सब छुट्टी लेकर के, मैं भूल नहीं सकता कि हमने उनको यहाँ लगातार रोके रखा, महीनों तक रोके रखा। वो जाते थे फिर आते थे और इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज वो अमेरिका से यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ पूरे मंत्रालय की ओर से। और हमारे मंत्रालय को आप सबका बहुत सहयोग रहता है। जब भी हमने किसी मिशन पूर्वक किसी बात को किया है तो नीचे तक वो बात गई। एक बार फिर आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डीपी सिंह जी कंक्लूड कर धन्यवाद भी दे दीजिए। साथियों, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं आभार व्यक्त किया है, मैं आप सबकी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी और दोनों सचिव का भी आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं और हमारी आशा से कहीं अधिक लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस पूरे दिन भर ये चर्चा चलेगी एंड वी विल हैव 3 सेशंस before the concluding session. The next session we will start at 12 noon, which will be on holistic, multidisciplinary and futuristic education.
In each session, there will be three distinguished speakers who will be speaking on different aspects. In the holistic, multidisciplinary and futuristic education, Professor M.K. Sridhar will be one of the speakers who was the member of the committee for drafting NEP. And then we will have two Vice Chancellors, Professor Najma Akhtar, Vice Chancellor Jamia Millia Islamia, and Professor P. Suresh Kumar, Vice Chancellor FLU, Hyderabad. In the next session, which will start at 2, the first session will conclude at 1 p.m. Then we will have a break. Then next session will start at 2, which will go up to 2:45, and that will be on catalyzing quality research. And then the third session we will have from 2:45 to 3:30 p.m., which will be on equitable use of technology for better reach in education. Then after that we will have concluding session, जिसमें कि माननीय हमारे मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और कंक्लूडिंग सेशन में हमारी यूजीसी के गाइडलाइंस हैं जो कि फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑफर अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको भी माननीय मंत्री जी और राज्य मंत्री जी रिलीज करेंगे। तो मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं और पुनः हम 12 बजे अगले सत्र में मिलेंगे। अनाउंसमेंट्स आज इस सत्र के बाद में हम 12 बजे पुनः जुड़ेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। हमने एक हैशटैग NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्रिएट किया है। आप सभी महानुभावों से जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, सभी कुलपतिगण, सभी शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं अन्य स्टेक होल्डर्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप NEP के बारे में अपने विचार, अपने फोटोग्राफ्स, जो भी कमेंट्स आपके हैं वो हैशटैग NEP ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पे पोस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को ये जानकारी भी दें और इसके बारे में ज्यादा पोस्ट करें। हम पुनः आपके साथ में एक थोड़ी देर में हम 12 बजे उपस्थित होंगे। धन्यवाद।